पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये हमारा खास कार्यक्रम नहले पे दहला। तो सबसे पहले तो बात हम कर लें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो। जितने भी प्रतिपक्ष हैं वो किसी न किसी तरह से हमला करते हैं, चाहे वो कहीं पे आमने सामने हमला करे या मान लीजिए ट्वीट करके हमला करे। तो अभी जो ज्यादातर हमला हो रहे हैं, प्रतिपक्ष कर रहे हैं या कोई भी नेता जो लोग कर रहे हैं वो ट्वीट करके कर रहे हैं। तो इसी में एक सवाल आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी फोन लाइन पे हमारे साथ बाबा बने हुए हैं। तो बाबा, एक प्रश्न है, ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और मात्र 2 ट्वीट से कैसे बच गई है जेडीयू पार्टी? देखिए अब हम लगातार कई दिनों से जेडीयू को लेकर के खबरें कर रहे हैं और जेडीयू के भविष्य के साथ साथ कैसे इस देश की राजनीति का भविष्य जुड़ा हुआ है, चाहे वो बिहार की सत्ता की बात हो या फिर केंद्र की सत्ता की बात हो। ये जी। आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू केंद्र में भी बहुत ज्यादा सरकार को चलाने के लिए उत्तरदायी है, तो वहीं बिहार में भी वो लीड कर रही है और उत्तरदायी है कि बिहार की सरकार चलती रहे। भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, बिहार में तो कम लेकिन दिल्ली में सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। जी। लेकिन ये एक सवाल उठता है, सवाल जो आपने पूछा है, उस सवाल के जवाब में कि इनसाइड स्टोरी क्या है और 2 ट्वीट वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस तरह से सवाल ये खड़े हो रहे थे कि भयंकर गुटबाजी है। कहा जाता है कि नीतीश की निष्क्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है उम्र के हिसाब से और अस्वस्थ रहने के कारण। ये स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की जब उम्र ढलेगी, उनकी सोचने समझने की शक्ति हालाँकि अभी बहुत अच्छी है, लेकिन धीरे-धीरे करके उसमें भी कोई अंतर आएगा। तो ये सवाल खड़ा होगा। मैंने एक खबर भी किया था। मैंने चर्चा गरम है मैं किया था, चर्चा की बात एक में की थी। कई खबरों में मैंने इस बात को रखा था कि आखिर क्यों इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो इसकी इस तरह की स्थिति पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि हायरार्की हर पार्टी में होती है। जैसे भाजपा की बात कर लें आप, तो उसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि एक नंबर अगर नरेंद्र मोदी है, तो दूसरे नंबर पे अमित शाह हैं। इसके अलावे आप कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको नज़र आता होगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन लीड करने के लिए कांग्रेस की पार्टी को गांधी परिवार आगे है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले तो वहां भी आपको नंबर 2 नजर आएगा। और भी कई पार्टियों की बात करें, अब जैसे आप लोक जनशक्ति पार्टी को देखें तो रामविलास पासवान के बाद उनके पुत्र जो है चिराग पासवान, ये सारी पार्टियां जो है क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, वो कहीं न कहीं अपना उत्तराधिकारी या कहा जाए तो सेकंड लाइनर नेता रखे हुए हैं या हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में कई नेता हैं जो सेकंड लाइनर बनते-बनते रह जाते हैं। जी। इसीलिए ये स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा होना कि आखिर इस पार्टी का होगा क्या? क्या जेडीयू के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है या ये प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है? अब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेट हैं, उनको आपने देखा होगा कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। विजय चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के बीच ही अ, जनता दल यूनाइटेड के भविष्य तलाशते हैं। श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव समेत उमेश कुशवाहा और कई अन्य नेता हैं ओबीसी के, उनका रुख क्या है इसकी चर्चा भी दबे जुबान से होती रहती है। इन सभी जी। बातों को लेकर के लगातार 2025 के चुनाव में कैसे जीत हासिल हो और कैसे जनता दल यूनाइटेड बेहतर प्रदर्शन करे और नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके, इसके जी। लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। अब जी। इस गुटबाजी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का सेकंड जो लाइनर है या फिर नीतीश के बाद सेनापति कौन, जी। इस सारी बात को लेकर के राजपाट को संभालने को लेकर के टकराहट की स्थिति आ गई है। अशोक चौधरी ने पिछले ही चुनाव में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव अपनी पुत्री को जिताया। जी। जी। वहां जी। आपने देखा कि एक बड़ा टकराव हुआ। सनी हजारी को महेश्वर हजारी, जो कि नीतीश सरकार के करीबी, नीतीश में के करीबी और वो उनके सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने मैदान में उतार दिया। जी। जदयू के ही दो नेताओं का टकराव हुआ। ये गुटबाजी को कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। नीतीश को जानने वाले समझते हैं कि नीतीश के पुराने समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है जो सेकंड लाइन बनते बनते
बहुत पीछे चला गया या फिर पार्टी छोड़नी पड़ी। जी 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के 2 बड़े मंत्रियों के बेटा और बेटी के बीच की टकराव को साफ कहा जा रहा था कि ये परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार ने मंच से जिस तरह से कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बाद में निपटा जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ रही है। महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस पार्टी से और अशोक चौधरी की बेटी हाँ लोक जनशक्ति पार्टी से सामूहिक चुनाव लड़ रही थी। जी जी अब इन सभी बातों को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उसमें घमासान मचा हुआ है। घमासान मचने के पीछे उतना ही नहीं है, इसके अलावे और भी कई बात है कि कई रिटायर्ड अधिकारियों को जी नीतीश कुमार ने अपने यहाँ शामिल करना शुरू कर दिया है। जी इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि अपराध को लेकर के भी लगातार नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं कि अपराध कब्जा करने में, अपराध पर अंकुश लगाने में जी नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं, पहले वाले ओरिजिनल रूप में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। जी सवाल कई हैं, इन सवालों का जब आप जवाब खोजने जाइएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। नब को परखने का सवाल जब आता है, तो कहीं न कहीं सीधा संवाद की प्रक्रिया से नीतीश कुमार अब दूर रहने लगे। आपने जी देखा होगा कि नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली हुआ करते थे, लेकिन अब आज वही नीतीश कुमार प्रेस से कन्नी जी काटने लगे हैं या कटवाने लगा है लोगों दूर से। जाने लगे हैं फिर से। इस जी सारी स्थितियों को देख करके एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, और उनके सेकंड लाइन के नेता जो हैं, उनको लेकर के पूरी तरह से ये कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है, एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द के लोगों को बेचैनी हो रही है, वो होना लाज़मी है। पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात हमने की। अब पहले अशोक चौधरी की एक कविता आती है जो ट्वीट के माध्यम से आती है। उस जी कविता के बाद बहुत सारी बातें समझ में आने लगती है कि नीतीश की अब पुरानी वाली धार नहीं रही। नहीं इसलिए रही एक्शन लेने में देरी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि समस्तीपुर नीतीश कुमार के एक कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी का इलाका है। इसलिए वहाँ से अशोक चौधरी द्वारा अपनी बेटी को टिकट दिलाकर मैदान में उतारना विजय चौधरी को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए विजय चौधरी ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ मिलकर श्याम रजक को पार्टी में एंट्री दिलवा दी। हमने इस खबर पर भी बड़ा एक कहें तो अपडेट दिया है कि कई ऐसे नेता हैं जिन लोगों का सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश अलग-अलग गुट द्वारा की जा रही है। जैसे आपने देखा कि ललन सिंह का सब्स्टिट्यूट अनंत सिंह को लाया गया। अशोक चौधरी का सब्स्टिट्यूट कहा जा रहा है कि श्याम रजक को ला करके किया गया। ऐसे में जो सेकंड लाइन के नेता हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मनीष वर्मा को ला करके नीतीश कुमार ने उनका हक मारा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरी की पूरी कहानी एक तरफ इशारा कर रही है और दूसरी तरफ जेडीयू के भविष्य को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के जेडीयू के बड़े नेता जो हैं, वो चिंतित नज़र आ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में आ गए, उनसे तालमेल में जुटे हुए हैं। तो 8 महीने पहले तक जेडीयू का जिस तरह से वो आपने देखा होगा कि किया 5 करवा रहे थे, आरजेडी के साथ तालमेल की बात उन पर लगाई जा रही थी, आरोप लगाया जा रहा था, जिसके चलते उनको आपने देखा कि अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। इन जी सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो कुछ अलग कहानी कह रही है। यही कारण है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह की भी नजदीकियां आपने देखी होगी कि काफी बढ़ गई है। अब ये सारी परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जी कहीं न कहीं जो वर्तमान स्थिति बनी है, उस स्थिति में एक बात तो साफ है कि इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी लिखी जा रही है, और जो हमने खबर बताई थी, उस जी खबर का कहीं न कहीं अब प्रकटीकरण होने लगा है। नीतीश के 2 फैसले ने हमने खबर में चर्चा गरम है में बताया था कि नीतीश बाबू के 2 फैसले ने ला दिया जेडीयू में भूचाल, खतरे में दोनों सरकार है। तो ये बातें अब इस बात से स्पष्ट होती है कि इसकी इनसाइड स्टोरी 2 ट्वीट से लिखी गई थी। पहला ट्वीट जो अशोक चौधरी का है जिसने हंगामा मचाया, और जी ठीक उसके बाद अशोक चौधरी का नीतीश कुमार को बुलाना, नीतीश कुमार से मिलना और 1.5 घंटे तक दोनों की मुलाकात होना, उसकी तस्वीरें बाहर आना। इसके बाद नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुल्लम-खुल्ला जो उनके अमेरिका यात्रा थी, उसको जी लेकर के ट्वीट करना, ये बताता है कि एक बार फिर से जो संभावनाएँ व्यक्त की जा रही थी और अपने-अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने-अपने पद को, हक-हुकूक को लेकर के, जो जदयू के नेताओं के शीर्ष नेताओं के बीच में असमंजस की स्थिति थी,
उसे दूर करने के लिए अशोक चौधरी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो ट्वीट कराया है, या फिर नीतीश कुमार ने वो ट्वीट करके ये बात साबित करने की कोशिश की कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे हैं और सीधी तौर पे वो एनडीए के साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावे और कौन कौन सी कहानियां बाहर निकल करके आती है। एक बात तो तय मान के चलिए कि इन दो ट्वीट ने, एक अशोक चौधरी और दूसरा नीतीश कुमार, इन दोनों के ट्वीट ने एक बात तो साफ कर दिया है कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हालांकि दो राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या स्थिति रहती है, ये अभी भी सवाल के घेरे में है। जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना कि बिहार के राजनीति में स्थिति ऐसी बनी हुई कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा और आखिर जेडीयू पार्टी का भविष्य क्या होगा, अभी तक कोई ये जानता नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि कहानी कुछ बदलती दिखाई दे रही है। तो क्या बिहार की राजनीति में होगा, अभी तक तो कोई इसका निश्चित कोई बोल नहीं सकता कि क्या आखिर बिहार की राजनीति में हो सकता है। तो इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। खबरें भारत लाइव पर जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।